Hi students, today we will discuss about the first chapter of science which is matter in our surrounding. Students आपको इसके नोट्स मैंने व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए हैं पीडीएफ फाइल में, तो आप वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको 120 पेजेस के रजिस्टर के अंदर इसको लिखना है, और अगर आपके पास बड़ा रजिस्टर है जिसमें 240 पेजेस हैं या उससे ज्यादा पेजेस हैं तो आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। One part you can use for physics and another half part you can use for chemistry. So today we will discuss about the matter in our surrounding. Material जो हमारे आसपास है, चारों तरफ है। तो सबसे पहले इस वर्ड को डिस्कस करते हैं मैटर को, कि मैटर क्या होता है। Anything which occupies space and has mass is called matter. हमारे आसपास जो भी है, anything which occupies space, हमारे आसपास जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसके पास क्या है, मास है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक मार्कर है, ये मार्कर के ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे कि मैंने इसको इस रूम के अंदर रख दिया, तो जैसे ही रूम में रखा हमने देखा कि ये इस रूम के अंदर इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। उसके अलावा इसका मास है, ये 20 ग्राम्स का है, 50 ग्राम्स का है, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है प्लस इसके पास मास है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि ये एक मैटर है, और मैटर का जनरल मीनिंग है मटेरियल। तो मटेरियल क्या होता है? मटेरियल वो होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और जिसके पास मास होता है। मास को हम लोग बेसिकली किलोग्राम्स में, ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में इसमें मेजर करते हैं। तो उसको क्या बोला जाएगा? मैटर बोला जाएगा या मटेरियल बोला जाएगा। तो ये मटेरियल है जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा और जिसके पास मास होगा, उसको हम मटेरियल बोल सकते हैं। अब मटेरियल के क्या क्या एग्जांपल होंगे? जैसे कि एयर, हमारे आसपास एयर है, सो इट इज ए मटेरियल। वाटर इज ऑल्सो ए मटेरियल। सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हम फूड प्रिपेयर करने में, खाना बनाने में यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो ए मटेरियल। आयरन रोड, एक लोहे की रोड है। कोल, कोयला। रॉक्स, मिनरल्स, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ये सब क्या है? ये सब मटेरियल्स हैं। तो हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब मटेरियल्स हैं। और मटेरियल किससे बने होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। मटेरियल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो भी मैटर है या मटेरियल है वो किससे मिलकर के बना होगा? पार्टिकल से। अब इस नेचर के अंदर मिलियंस ऑफ टाइप के मटेरियल्स हैं। मिलियंस ऑफ टाइप के मटेरियल्स हैं, तो इतने सारे मटेरियल्स को स्टडी करना वन बाय वन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा या ये जानना पड़ेगा कि मटेरियल कैसे बनते हैं। तो हमने ये कोशिश की, फिलोसफर ने ये कोशिश की कि ये पता लगाया जाए कि मटेरियल किससे बनते हैं। तो कुछ फिलोसफर ने इसके बारे में डिस्कशन करके, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके ये पता लगाया कि मटेरियल्स किससे मिलकर के बनते हैं? पार्टिकल से। मटेरियल किससे मिलकर के बनते हैं? पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हमारे आसपास जो भी आपको मटेरियल्स दिखाई दे रहे हैं वो टाइनी मतलब स्मॉल, छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एवरीथिंग इज वेरी वेरी लार्ज। और किसी भी मटेरियल के अंदर ये पार्टिकल्स का जो नंबर है वो बहुत बड़ा होता है, वेरी लार्ज नंबर। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखिए, ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर contains about 10 to the power 21 particles of water in it। जैसे कि मेरे पास एक वाटर ड्रॉप है, ये वाटर ड्रॉप है। ये जो वाटर ड्रॉप है इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? 10 टू द पावर 21। 1 के पीछे आपको 21 जीरोस लगानी है, कितना बड़ा नंबर बनेगा। तो एक छोटी सी वाटर ड्रॉप के अंदर इतने सारे पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल है, और इतनी सी वॉल्यूम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं। सो इट इज रिटन इन दिस पैराग्राफ कि हर मटेरियल टाइनी, छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, और इन पार्टिकल्स का जो नंबर है वो बहुत ही बड़ा होता है, वेरी वेरी लार्ज। अब इसके बाद हम देखते हैं पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी। मटेरियल किससे बना? पार्टिकल से। अब हम जानेंगे कि पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इस मटेरियल के अंदर। Now we will discuss about the characteristic of particles of matter। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। किसकी प्रॉपर्टीज हैं? पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर।
मैं मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता रहा हूं आपको कि मटेरियल कैसा दिखता है, उसका टेम्परेचर कितना है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक होंगी मटेरियल की, अपीयरेंस उसका। लेकिन मैं मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं मटेरियल के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो ये आपको इसका ध्यान रखना है कि पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक है ये सब। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मटेरियल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। अब देखिए, ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखी हैं, इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मैं आपको एक्टिविटीज बताऊंगा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट एक्टिविटी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी एंड फोर्थ एक्टिविटी। तो सबसे पहले ये देखिए, हमें कैसे पता लगा कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक एविडेंस चाहिए होगा, एक प्रूफ चाहिए होगा, जिससे हम ये बता सकें कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेसेस मिलेंगे आपको, चाहे वो किसी भी मटेरियल के पार्टिकल्स हों। तो इसके लिए आप एक्टिविटी देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्लास बीकर लिया, इस ग्लास बीकर के अंदर हम लोग वाटर को फिल कर देंगे। ये मैंने इसमें वाटर को फिल कर दिया। वाटर फिल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके लेवल को मार्क कर लेंगे। जैसे मैंने वाटर यहां तक फिल किया, इसमें 100 ml वाटर डाला। जैसे ही 100 ml वाटर डाला तो आपको दिख रहा है ये इसका टॉप लेवल है, ये इसका सरफेस है। तो यहां पर इसको हमने मार्क कर लिया कि इस लेवल तक इसके अंदर वाटर है। अब मैंने 10 ग्राम सॉल्ट लिया, 10 ग्राम ऑफ टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। मैंने इसके अंदर सॉल्ट को मिक्सअप कर दिया, ये सॉल्ट इसके अंदर मिक्सअप हो गया। लेकिन हमने देखा कि इसका लेवल तो इंक्रीज ही नहीं हुआ। अब देखिए, हम क्या सोचते हैं कि ये एक मटेरियल था, अगर इसके अंदर दूसरा मटेरियल डालेंगे तो मटेरियल का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो सब्सटेंस है वो बढ़ रहा है, उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। 100 ml वाटर है और 10 ग्राम सॉल्ट है, तो क्वांटिटी बढ़ गई, इसका लेवल इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन इंक्रीज नहीं हुआ। अब इसकी एक्सप्लेनेशन सुनिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। जितना हमने मार्क किया था उसी लेवल तक वाटर है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में देखिए, यहां पर जो वाटर है उसके ये पार्टिकल्स हैं, जिसको मैं ये ब्लू मार्कर से, ब्लू पेन से बना रहा हूं, ये वाटर पार्टिकल्स हैं, जिनके बीच में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया तो वो सॉल्ट देखिए कहां चला गया, ये इसके बीच में जो स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस के बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स आ गए। वाटर है वो भी मटेरियल है, वो भी पार्टिकल से मिलकर के बना है। सॉल्ट है वो भी मटेरियल है, वो भी किससे मिलकर के बना है, पार्टिकल से। तो यहां पर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस थे, उन स्पेसेस के अंदर ये सॉल्ट जो है डिसॉल्व हो गया, मिक्सअप हो गया। अगर बीच में स्पेसेस थे तो इसी वजह से इसका जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। अगर इनके बीच में स्पेसेस नहीं होते, जैसे कि हम लोग सॉलिड्स की बात करते हैं, मैंने एक सॉलिड लिया, यह आयरन का एक ब्लॉक है। इस आयरन के ब्लॉक के ऊपर जैसे ही मैं 10 ग्राम सॉल्ट यहां पर डालता हूं तो आपको ये सॉल्ट ऐसा अलग से दिखाई देगा। आप बोलेंगे कि ये सॉलिड का लेवल था, मैंने सॉल्ट को ऐड किया, सॉल्ट ऊपर इसके डालते ही क्या हुआ, इसका लेवल तो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर मिक्सअप नहीं हो पाया, इसके बीच में जो स्पेसेस है वो बहुत कम है। लेकिन यहां पर ये इसके अंदर मिक्सअप हो रहा है। क्यों मिक्सअप हो रहा है? क्योंकि लिक्विड जो है, वाटर जो है, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ज्यादा होते हैं। तो यहां पर ये सॉल्ट के पार्टिकल इसमें एडजस्ट हो जाएंगे इन स्पेसेस के अंदर, जिसकी वजह से इसका लेवल इंक्रीज नहीं होगा। तो ये एक्टिविटी इस बात का सबूत है कि पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेसेस थे और उन स्पेसेस के अंदर सॉल्ट के पार्टिकल एडजस्ट हो गए, जिसकी वजह से इसका लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। ओके, नाउ वी विल मूव टू द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मटेरियल के पार्टिकल हैं वो लगातार मोशन में रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, तब हम बोल सकते हैं कि वो मूव करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अब इसके लिए एक्टिविटी देखिए, वही एक बीकर लेते हैं जिसके अंदर हम लोग वाटर को फिल करेंगे। बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज हैं, आप लोग इन एक्टिविटीज को कर सकते हैं। ये एक बीकर है और इसके अंदर मैंने वाटर को ऐड कर दिया।
आई हैव फिल्ड द वाटर इन दिस बीकर, ये वाटर को फिल कर दिया। वाटर फिल करने के बाद मैंने ड्रॉपर की हेल्प से, ये एक ड्रॉपर लिया, ये ड्रॉपर की हेल्प से मैंने इसके अंदर इंक की एक ड्रॉप को ऐसा फिल कर दिया। तो जैसे मैं इसके अंदर इंक ड्रॉप को पोर कर रहा हूं, इंक की ड्रॉप यहां पर आ रही है, इसके अंदर मैं इसको पोर कर रहा हूं, तो हम देखते हैं कि आपको इस बीकर के अंदर जो भी वाटर था उसको स्टिर नहीं करना, हिलाना नहीं है। चम्मच लेकर के, स्पून लेकर के इसको मिक्सअप नहीं करना। आपने इस इंक ड्रॉप को ऐड किया, दिस इज द ड्रॉप ऑफ इंक एंड दिस इज ड्रॉपर, और ये है बीकर। इस बीकर के अंदर हमने क्या ऐड किया है, वाटर, और ये इंक की ड्रॉप है। तो जैसे ही मैंने ड्रॉप को यहां छोड़ा और हमने इस बीकर को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, तो आप देखते हैं कि 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखते हैं कि ये पूरा बीकर ऐसा ब्लैक कलर की मैंने इंक डाली थी, तो ये पूरे बीकर के अंदर आपको ब्लैक कलर ऐसा दिखाई देता है। अब ये इंक इसके अंदर स्प्रेड आउट क्यों हो गई, इसके अंदर मिक्सअप क्यों हो गई? हमने तो चम्मच लेकर के हिलाया नहीं था इसको, तो अपने आप कैसे मिक्सअप हो सकती है ये? तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन को सुनिए, ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पर ये पार्टिकल्स हैं वाटर के, मैंने इसके ऊपर डाली इंक की ड्रॉप। जैसे ही मैंने इंक की ड्रॉप, ये काफी बड़ी सारी ड्रॉप थी, अब इंक की ड्रॉप जैसे मैंने डाली, इसके अंदर इंक के पार्टिकल्स होंगे, ब्लैक कलर की इंक है तो इंक के पार्टिकल्स होंगे। अब ये जो वाटर के पार्टिकल्स थे और इंक की ड्रॉप देखिए किस तरह से होगी, ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये इंक के पार्टिकल्स हैं, इस तरह से एक साथ ये यहां पर गिरे, मैंने इसको पोर किया, इसके अंदर डाला। अब वाटर के पार्टिकल मोशन में है, इस वजह से ये आकर के ऐसा चल करके आएगा और इस इंक के एक पार्टिकल के साथ टकराएगा, कोलाइड करेगा। जैसे ही टकराएगा ये इंक का पार्टिकल भी मूव करना शुरू कर देगा। ठीक वैसे ही जैसे आपने एक बॉल को रखा हुआ है और दूसरी बॉल मोशन में है, वो चल करके आ रही है, तो फर्स्ट बॉल जैसे ही सेकंड बॉल से टकराएगी वो सेकंड बॉल भी चलना शुरू कर देगी। ठीक यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, ये वाटर पार्टिकल चल करके आ रहा है, मोशन में था, ये सीधा चल करके आया और इस इंक की ड्रॉप से टकराया। इंक की ड्रॉप से टकराया होगा तभी तो ये मोशन में होगा, इसके बाद ये मोशन में आ गया तो ये चलना शुरू कर देगा। अब ये आगे जाकर के किसी दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तो वो पार्टिकल भी मोशन में आ जाएगा। तो यहां पर इसका प्रूफ क्या है, इसका एविडेंस क्या है कि इंक मिक्सअप क्यों हो रही है? इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि वाटर के पार्टिकल जो थे वो मूविंग थे, वो मोशन में थे। अगर वो मोशन में थे तो धीरे धीरे वो किससे टकराते जाएंगे, इंक के पार्टिकल्स के साथ टकराते जाएंगे और इंक के पार्टिकल्स भी मोशन में आ जाएंगे। अगर इंक के पार्टिकल्स मोशन में आ जाएंगे तो वो भी इसके अंदर धीरे धीरे स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाएंगे और वो भी इस तरह से मोशन करते रहेंगे। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे यहाँ पर इंक जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो जाएगी। यूनिफॉर्मली, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ब्लैक कलर आपको डार्क दिखाई देगा, नीचे कलर होगा ही नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। यूनिफॉर्मली का मतलब है एक समान रूप, एक समान रूप से आपको पूरा ब्लैक कलर यहां पर दिखाई देगा। तो ये इसके अंदर ऐसा मिक्सअप हो जाएगी, यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो जाएगी। तो इसको बोला जाता है दिस इज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। तो एविडेंस क्या है कि पार्टिकल्स लगातार मोशन कर रहे हैं, लगातार मूविंग है, कंटिन्यूसली मूविंग है। तो क्या एविडेंस है? एविडेंस ये है कि जब मैंने वाटर के अंदर इंक की ड्रॉप को डाला और मैंने उसको स्टिर भी नहीं किया, हिलाया भी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद वो इंक उसके अंदर पूरी तरह से फैल जाती है, मिक्सअप हो जाती है। क्यों मिक्सअप हो जाती है? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स मूविंग होंगे जो जाकर के इंक के पार्टिकल से टकराते होंगे और उनसे टकराने के बाद इंक के पार्टिकल भी मोशन में आ जाते होंगे। अब इंक के पार्टिकल मोशन में आ जाते हैं तो वो धीरे धीरे इस पूरे वाटर के अंदर स्प्रेड आउट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। सो दिस इज द प्रूफ दैट पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसके ऊपर रॉबर्ट ब्राउन ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ये सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, सेकंड लेक्चर के अंदर। अब देखिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मटेरियल के जो पार्टिकल हैं वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मटेरियल के जो पार्टिकल्स हैं वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए प्रूफ के लिए, इसके प्रूफ के लिए मैं
तीन सॉलिड लूंगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स लूंगा। जैसे कि मैंने एक आयरन नेल लिया, दिस इज आयरन नेल, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये हमारा, लोहे का एक कील लिया है। नेक्स्ट एक आइस क्यूब का यूज करेंगे, दिस इज द क्यूब ऑफ आइस, बर्फ का एक टुकड़ा है। नेक्स्ट एक यूज करेंगे पीस ऑफ चौक, चौक का यूज किया जिससे हम बोर्ड पर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। तो मैंने ये तीन ऑब्जेक्ट लिए हैं, तीनों ही सॉलिड हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि किसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है और किसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है? ये पता लगेगा एक्सटर्नल फोर्स से, बाहर से आप इस पर फोर्स लगाएंगे। फोर्स कैसे लगा सकते हैं? आप हैमर से इसको स्ट्राइक कर सकते हैं। हैमर से जैसे इस पर स्ट्राइक करेंगे ये टूट जाएगा, पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। या आप इसको ऐसा स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने हैमर का यूज किया, मैंने हैमर से इसके ऊपर जैसे स्ट्राइक किया, देखा ये तो टूट गया। या मैंने हाथ से जैसे इसको ऐसा खींचा, स्ट्रेच किया, दोनों तरफ से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया और इधर से फोर्स लगाया, दोनों तरफ से मैंने इसको ऐसा स्ट्रेच करना शुरू किया, चौक के दो पीसेज हो गए, टूट गया ये। इसका मतलब इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम था। यहां पर ये चौक के पार्टिकल्स हैं, जैसे ये पार्टिकल लीजिए, ये पार्टिकल को बाकी सब पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसी तरह से इस पार्टिकल को आसपास के सभी पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इस पार्टिकल को भी आसपास के सभी पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब मैंने फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट था हमारा जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और मैंने इस पर फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, चौक को इस तरफ से खींचा और इस तरफ से खींचा, तो दोनों तरफ से जैसे ही मैंने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करते ही ये दो पीसेज में टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। इजीली हमने इन पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर कर दिया और इस चौक के कितने पीसेज हो गए? इस चौक के दो पीसेज हो गए, टू पार्ट्स में ये ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। नेक्स्ट देखिए, ये आइस क्यूब है, इसको हैमर से इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो देख रहे हैं टूट नहीं रहा, ये तो इस पर फोर्स लगा रहे हैं, टूट नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो पार्टिकल्स है, ये जो आइस क्यूब है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सब पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ करके रखते हैं। अब ये पार्टिकल जो है, इसको आसपास के पार्टिकल सब अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको भी सब एक दूसरे आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन कर रहे हैं। अब मैंने इस पर फोर्स लगाया, इधर से स्ट्रेच किया, इधर से दोनों तरफ से मैंने इसको खींचा, स्ट्रेच करने की कोशिश की, दोनों तरफ से ऐसा दबाया, कंप्रेस करने की कोशिश की, देखा ये नहीं टूटा। तो तोड़ने के लिए मेरे को हैमर का यूज करना पड़ता। मैंने जैसे ही इसको हैमर से स्ट्राइक किया, हैमर से स्ट्राइक करते ही ये ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। तो अब कंपैरिजन देखिए, इस पर तो हाथ से फोर्स लगा रहे हैं तब भी ये टूट रहा है, लेकिन इसको हैमर से स्ट्राइक करना पड़ रहा है तब जाकर के ये टूट रहा है। इसका मतलब इसके जो पार्टिकल हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, वो सब एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, सब एक दूसरे के ऊपर। अब थर्ड एग्जांपल लीजिए, आयरन नेल। तो मैंने आइस क्यूब को जैसे ही स्ट्राइक किया, देखा ये भी टू पीसेस के अंदर ऐसा डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा, दो या दो से ज्यादा पीसेस में टूट जाएगा, लेकिन हैमर से तोड़ना पड़ेगा इसको। आयरन नेल को हैमर से स्ट्राइक कर रहे हैं, देख रहे हैं वो तो टूट ही नहीं रहा, वो टूट नहीं रहा। आयरन नेल लोहे का कील है, हैमर से स्ट्राइक करते जा रहे हैं, इसके पार्ट्स नहीं हो रहे, ये ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। ये ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है, इसका एविडेंस ये है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सब एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, सब एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। तो ये सब पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम हैमर से इसको बीट कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे हैं? दूर नहीं जा रहे हैं, एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ नहीं पा रहे हैं, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अभी भी। तो इसकी शेप के अंदर चेंज नहीं हो रहा, ये ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। इसका मतलब इसके पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था। देखो आपको ये पता है ना कि मटेरियल जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, तो अगर वो टूट रहा है, जैसे मैंने मान लो इसको बीच में से ऐसा तोड़ दिया, तो आधे पार्टिकल इस वाले हिस्से में आ जाएंगे और आधे पार्टिकल इस वाले हिस्से में आ जाएंगे। तो पार्टिकल्स के बीच का ही तो अट्रैक्शन फोर्स टूट रहा है। इसको तोड़ रहे हैं तो भी पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स टूट रहा है, लेकिन ये नहीं टूट रहा। हम इसको हैमर से स्ट्राइक कर रहे हैं लेकिन ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। ब्रेक डाउन नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये सब पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग
अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं सब एक दूसरे के ऊपर। इसमें सभी पार्टिकल्स एक दूसरे पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। तो इस एक्टिविटी से ये समझ में आता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी अट्रैक्शन की वजह से मटेरियल बनते हैं। अगर ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते तो सब पार्टिकल्स अलग अलग होते ना, लेकिन अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तभी तो हमें मटेरियल्स दिखाई देते हैं। अब जैसे कि ये प्लास्टिक का मेरे पास ये पेन है, तो ये प्लास्टिक के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी की वजह से तो हमें ये मटेरियल दिखाई दे रहा है। ये ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। और अगर अट्रैक्ट नहीं करते तो हम क्या नहीं कर पाते, किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप नहीं दे पाते, उसको साइज नहीं दे पाते। तो एक ऑब्जेक्ट अपनी शेप को गेन कर रहा है, किस वजह से गेन कर रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पार्टिकल से मिलकर के ही मटेरियल बन रहा है। और क्यों बन रहा है मटेरियल? क्योंकि ये पार्टिकल सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से मटेरियल बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो मटेरियल के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। मैंने इसका एग्जांपल अभी आपको दिया था कि एक वाटर ड्रॉप जो होती है, पानी की एक जो बूंद होती है, उसके अंदर कितने पार्टिकल होते हैं? 10 टू द पावर 21। एक छोटी सी वाटर ड्रॉप है और इतने सारे पार्टिकल्स हैं, 10 टू द पावर 21। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस छोटी सी ड्रॉप के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही लार्ज नंबर के अंदर है। और इतनी सी जगह में अगर इतने सारे पार्टिकल्स आ सकते हैं तो जरूर उनका साइज कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब देखिए इसकी एक्टिविटी देखिए। सबसे पहले मैं एक बीकर लूंगा, इसमें कई बीकर यूज करने पड़ेंगे हमें इस एक्टिविटी के अंदर। मैंने इस बीकर का नाम दे दिया ए और बीकर में डाला 100 ml वाटर। ये 100 ml वाटर इसमें ऐड किया। वाटर ऐड करके इसमें मैंने पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दिया। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है उसको देखिए। इसको KMnO4 से लिखते हैं। यहां पर लिखता हूं इसको, KMnO4। इसको बोला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। ये कौन से कलर का होता है? ये होता है पर्पल कलर का। और ये किस फॉर्म में मिलता है? ये मिलता है क्रिस्टल की फॉर्म में। क्रिस्टल क्या होते हैं? हम लोग शुगर यूज करते हैं घर पर, शुगर जो है वो भी क्रिस्टल की फॉर्म में होती है। तो इसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो भी क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, लेकिन किस कलर के होते हैं? वो पर्पल कलर के होते हैं। तो मैंने यहां पर 100 ml वाटर लिए, ये फर्स्ट बीकर है और इस बीकर में मैंने 100 ml वाटर का यूज किया है, 100 ml वाटर। अब मैं पोटेशियम परमैंगनेट जो पर्पल कलर का क्रिस्टल है वो एक क्रिस्टल में यहां पर डाल दूंगा। ये मैंने एक क्रिस्टल इसमें पोर कर दिया, डाल दिया। जैसे ही मैंने इसमें ये क्रिस्टल डाला, हम देखेंगे, इसको स्टिर करेंगे, हिलाएंगे और धीरे धीरे ये क्या होगा, इस पूरे सॉल्यूशन में ऐसा मिक्सअप हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पर्पल कलर दिखाई देगा। जो सॉल्यूशन है वो डार्क पर्पल कलर का बन जाएगा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट इसके अंदर मिक्सअप हो गया। अकेला वाटर था तो कलरलेस था, पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो पर्पल कलर का हो गया। ये सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया। अब एक सेकंड बीकर लेंगे, बी बीकर, और इसके अंदर कितना वाटर डालेंगे? 90 ml। 90 ml वाटर इसके अंदर ऐड करेंगे। ये जो फर्स्ट बीकर है, ए बीकर है, इसके अंदर से 10 ml सॉल्यूशन निकालेंगे। 10 ml सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे टेस्ट ट्यूब का। तो यहां पर मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, दिस इज द टेस्ट ट्यूब। ग्लास की होती है, ग्लास टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं इसको। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने यहां से कितना सॉल्यूशन पोर आउट किया? 10 ml। 10 ml सॉल्यूशन को मैंने इस टेस्ट ट्यूब में डाला। और ये जो बीकर था नेक्स्ट वाला, इस बीकर के अंदर मैंने कितना वाटर डाल रखा था? 90 ml। ये 90 ml वाटर है। और 10 ml में इस टेस्ट ट्यूब में से यहां डाल दूंगा। ये टेस्ट ट्यूब में से सॉल्यूशन कहां से आया? ए बीकर में से। इस बीकर में से 10 ml निकाला और ये 10 ml मैंने इस बीकर में डाल दिया, दूसरे बीकर में। तो यहां पर मैं ये इसके अंदर पोर कर दूंगा सेकंड बीकर के अंदर। तो जैसे ही मैं इसमें डालूंगा, 90 ml तो वाटर था
10 ml इस टेस्ट ट्यूब से आया, तो टोटल सॉल्यूशन कितना बन जाएगा 100 ml का। तो ये सॉल्यूशन भी 100 ml का हो गया, 90 ml इसमें वाटर था और 10 ml इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से आया। तो जैसे ही मैंने 10 ml इसके अंदर डाला तो देखा यहां पर भी पर्पल कलर अपीयर हुआ, लेकिन पर्पल कलर थोड़ा लाइट हो चुका है। यहां पर डार्क पर्पल था, यहां पर थोड़ा लाइट पर्पल हो जाएगा, उसका कलर जो है थोड़ा फेड हो जाएगा। अब इसी तरह से इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे। सॉल्यूशन 100 ml ही बनाना है तो 90 ml वाटर लेंगे और 10 ml इसके अंदर से निकाल लेंगे। तो यहां पर फिर से क्या करेंगे, बी बीकर के अंदर से मैंने टेस्ट ट्यूब के थ्रू 10 ml सॉल्यूशन को निकाल लिया। ये मैंने 10 ml सॉल्यूशन को इसके अंदर से पोर आउट कर दिया, निकाल दिया, और एक तीसरा बीकर लिया। दिस इज द बीकर सी, और इसमें कितना वाटर है, फिर से इसमें 90 ml वाटर है। तो पहले वाटर ऐड करते हैं 90 ml, ये मैंने इसमें 90 ml वाटर ऐड कर दिया। और क्या डालने वाला हूं मैं इसमें, ये 10 ml सॉल्यूशन इसमें ऐड कर दूंगा। ये सॉल्यूशन कहां से आया था, बी बीकर से। बी बीकर का सॉल्यूशन सी में डालने वाला हूं। अब सी में डाला तो देखा इसमें भी पर्पल कलर आ रहा है, लेकिन पर्पल कलर पहले से फेड हो गया। अब इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे 7 to 8 टाइम्स। 7-8 बीकर लेंगे, बार बार 10 ml निकालेंगे नेक्स्ट बीकर में, फिर इसमें से 10 ml निकालेंगे, फिर नेक्स्ट बीकर में, फिर इसमें से 10 ml निकालेंगे सॉल्यूशन और उसको किसमें डाल देंगे, उसको नेक्स्ट बीकर के अंदर ऐड कर देंगे। तो हम देखते हैं कि हर बीकर के अंदर जो कलर है वो फेड होता जाता है। इसमें डार्क पर्पल था, फिर थोड़ा पर्पल कलर फेड हो गया, फिर और फेड हो गया, फिर और फेड हो गया, लेकिन लास्ट में जो बीकर है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत पर्पल कलर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस बीकर में भी पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स आ चुके हैं, इसीलिए तो पर्पल कलर का दिख रहा है, अदरवाइज वाटर तो कलरलेस होता है ना। तो क्या किया जा रहा है, पर्पल कलर फेड होता जा रहा है। लेकिन जो लास्ट वाला बीकर है, इस एक्टिविटी को हमने 8 टाइम्स रिपीट किया, जो 8th बीकर है उस बीकर के अंदर भी आपको कलर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पोटेशियम परमैंगनेट इस बीकर के अंदर भी आ चुका है। मैंने यहां पर कितने क्रिस्टल डाले थे, मैंने सिर्फ एक क्रिस्टल का यूज किया था, ओनली 1 क्रिस्टल। एक क्रिस्टल मैंने इसके अंदर डाला था, एक क्रिस्टल डालने पर ये पूरा इसमें डिसॉल्व हो गया था, इसके पार्टिकल्स इसके अंदर मिक्सअप हो गए थे पोटेशियम परमैंगनेट के। अब पार्टिकल्स आगे से आगे ट्रांसफर होते जा रहे हैं। अब आप सोचिए एक क्रिस्टल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तभी तो वो आगे जाकर के हर बीकर के अंदर ऐड होते जा रहे हैं। तो एक क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल्स का नंबर है, तो एक क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल्स का नंबर है वो बहुत ज्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस छोटे से क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही छोटे साइज के होंगे। ये जो छोटा सा मैंने ये पार्टिकल, ये जो क्रिस्टल लिए, इस क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दीज आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इसीलिए तो ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल इस बीकर के अंदर मिक्सअप हो गए, और जब भी मैं 10 ml सॉल्यूशन निकालता हूं वो पार्टिकल्स आगे से आगे ट्रांसफर होते जा रहे हैं, और लास्ट वाले बीकर में भी पर्पल कलर दिख रहा है। तो इसका मतलब वो पार्टिकल्स, पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो इस बीकर के अंदर भी आ चुके हैं। तो पार्टिकल्स का जो साइज था वो बहुत ही छोटा था, वेरी वेरी स्मॉल। इसी कारण से तो इतने सारे पार्टिकल्स आ गए एक छोटे से क्रिस्टल के अंदर। तो अब देखिए हमने डिस्कस किया सब कैरेक्टरिस्टिक को, पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, और पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करने के लिए हमने एविडेंस दिए, प्रूफ दिए एक्टिविटीज के थ्रू। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में आपको स्पेसेस मिलेंगे, हमारे आसपास जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस हैं। सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक थी वो ये थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मटेरियल के पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। अब जैसे कि गैसेस की बात करते हैं, हमारे आसपास ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है। तो हम अभी हमारे आसपास ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स मूविंग है, चल करके जा रहे हैं। और इसके अलावा इसका और भी प्रूफ हो सकता है कि जैसे किचन के अंदर खाना बना रहे हैं, लेकिन जो उसकी स्मेल है वो पूरे घर में आती है। किचन में जो भी पक रहा है उसका जो ऑडियोर है वो पूरे घर में हमको मिलता है, हम उसको सेंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल जब वो खाना बन रहा था किचन से चला और आपके नोज तक आया, आपके नोज ने उसको सेंस किया, ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को समझा,
तो आप देखिए कि पार्टिकल चल करके आया होगा, मोशन में था, तभी आप उसको सेंस कर पा रहे हैं। थर्ड, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मटेरियल के पार्टिकल है वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी की वजह से जो मटेरियल है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अंदर हम उनको बना सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में वो हमको मिलते हैं। तो पार्टिकल सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसी की वजह से जो सॉलिड्स हैं वो अपनी शेप को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। किसी भी मटेरियल के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत छोटा है, इतना छोटा होता है कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप से उसको नहीं देख सकते। उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके पार्टिकल्स को देखा जाता है। इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, हम उनको नेक्ड आई से, खुली आंखों से नहीं देख सकते। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्राउनियन मोशन के बारे में और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। हम मटेरियल्स को कैटेगराइज करेंगे उनकी स्टेट के बेस पर, कि जो मटेरियल्स हैं या तो वो सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, या वो लिक्विड स्टेट में मिलेंगे, या वो गैस स्टेट में मिलेंगे। तो स्टेट के बेसिस पर हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज बताई हैं, कल हम पढ़ेंगे मटेरियल की प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट। थैंक यू सो मच।